डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के बायोलॉजी क्लास में जिसमें मैं आप सभी को पेसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ाने वाला हूं कि पेसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। देखो, पेसिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन आप बता सकते हो, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी और स्पेशल एक्टिविटी इज नोन एज पेसिव ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिना एनर्जी को खर्च किए, बिना स्पेशल एक्टिविटी को किए, किसी सिस्टम के एक भाग से दूसरे भाग में जो है सबस्टेंस के मूवमेंट का प्रोसेस कहलाता है पेसिव ट्रांसपोर्ट। ये पेसिव ट्रांसपोर्ट यूजुअली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, केमिकल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के अलोंग ऑकर होता है, यानी कि होता है। पेसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो दो अलग अलग मैकेनिज्म के तहत हो सकता है। एक है ओस्मोसिस और दूसरा है डिफ्यूजन। तो जानते हैं ओस्मोसिस क्या है, ठीक है। तो देखो, ओस्मोसिस को हम लोग डिफाइन एक्चुअली इसके पहले भी हमने आप लोगों को ओस्मोसिस पढ़ाया था, उसका डेफिनेशन बताया था। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से मैं डिफाइन भी कर देता हूँ। देखो, ये जो ओस्मोसिस होता है ये प्योरली एक मैकेनिकल डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, जिसमें कि सेल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है बिना किसी भी एनर्जी के अमाउंट को यूज किए, ठीक है। ना बड़ा ना छोटा, किसी भी एनर्जी के अमाउंट को यूज किए ही सेल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर में। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ओस्मोसिस का डेफिनेशन बता सकते हैं कि the process the process by which water molecules pass from region of higher concentration to the region of lower concentration through a semi permeable membrane is known as osmosis। इसका मतलब मैंने ये कहा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए वाटर मॉलिक्यूल जो है अपने हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से अपने लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ में एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर गुजरता है या पास करता है, तो उसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग ओस्मोसिस। जैसा कि आप लोग ऊपर के डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर जो है आपका मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, यानी कि पानी जो है आपका ज्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, जबकि इधर की तरफ में मॉलिक्यूल्स पास पास में है सोल्यूट के। इस वजह से यहाँ पर वाटर का जो है कंसंट्रेशन वो लो है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में वाटर का मूवमेंट होगा एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के। तो यही आपका कहलाता है ओस्मोसिस। उम्मीद कर रहा हूँ कि ओस्मोसिस समझ में भी आ गया और डिफाइन भी मैं अच्छे से कर पाया। इसका डेफिनेशन क्या होगा, आप लोग इसका डेफिनेशन याद रखना, क्योंकि कई बार जो है ये डेफिनेशन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि ओस्मोसिस क्या होता है, या फिर नॉर्मली कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओस्मोसिस क्या होता है। देखो, अब जानते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से जो है पानी कैसे आखिर गुजरता है। देखो, सेलेक्टिवली परमिएबल जो मेम्ब्रेन होता है इसमें जो है कुछ एक्वापोरेंस होते हैं, या फिर कह सकते हैं कुछ चैनल्स होते हैं, जिसके जरिए होकर के वाटर जो है वो अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग डिफ्यूज करता है, मूव करता है, ठीक है। अब दो टर्म्स नए नए आ रहे हैं, एक है इंडोओस्मोसिस और दूसरा है आपका जो है एक्सोओस्मोसिस। इसका भी जान लेते हैं कि ये आखिर होता क्या है। देखो, इंडोओस्मोसिस का आप लोग डेफिनेशन बता सकते हो, द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर मॉलिक्यूल इंटर्स इनटू द सेल इज नोन एज इंडोओस्मोसिस, यानी कि एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर में इंटर करता है, प्रवेश करता है, तो यही प्रक्रिया कहलाता है इंडोओस्मोसिस। और अगर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल जो है सेल से बाहर एग्जिस्ट करता है, निकलता है, तो वो प्रक्रिया कहलाता है एक्सोओस्मोसिस। क्योंकि ये आगे यूज किए जाएंगे, तो दोनों टर्म अच्छे से समझ करके और याद रखना आप लोग, ठीक है। देखो, प्लांट सेल के अंदर में चूंकि बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सोओस्मोसिस होता है, इस वजह से क्या होता है कि उसके सेल वॉल से दूर की तरफ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये आपका सिकुड़ जाता है, श्रिंक करता है, और यही प्रक्रिया जो आपका प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। क्योंकि इसमें जो है आपका जो साइटोप्लाज्म है वो आपका लिसिस हो रहा है, यानी कि आपका वो एक तरह से कह सकते हैं सिकुड़ रहा है। लिसिस का मतलब तो वैसे तो टूटना होता है, बट यहाँ पर जो सिकुड़ रहा है तो इस यहाँ पर भी हम लोग लिसिस ही बोलेंगे, यानी प्लाज्मोलिसिस हो रहा है। अब ध्यान ये दो कि सेल के अंदर में जो वाटर पोटेंशियल होता है इसके रिलेशन में जो सॉल्यूशन होता है उसका तीन ठो पॉसिबल टाइप्स हो सकते हैं। और वो तीनों टाइप कौन कौन से हैं, तो वो तीनों टाइप जो है आपके, पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है आपका जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। अब चलिए जान लेते हैं हम लोग कि इन तीनों का डेफिनेशन क्या होता है। तो हम लोग जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं,
when the intracellular and extracellular fluids have same concentration, the solution is known as, या फिर is the solution is called isotonic solution। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेल के अंदर का फ्लूइड यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड और सेल के बाहर का फ्लूइड यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड दोनों ही का कंसंट्रेशन अगर सेम रहता है तो फिर जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा जानते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। जब मतलब when the extracellular fluid have the higher concentration of solutes than the intracellular fluid, then the solution is called hypertonic solution। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि सेल के बाहर का जो फ्लूइड है उसमें सोलूट का कंसंट्रेशन अगर हाई रहता है एज कंपेयर टू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी कि सेल के अंदर के फ्लूइड की तुलना में अगर सेल के बाहर का फ्लूइड का सोलूट का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा रहता है तो फिर जो सोल्यूशन है उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपका जो है बाहर में एक सॉल्यूशन हो गया और इस सॉल्यूशन के अंदर में हमने एक सेल लिया हुआ है, तो सेल के अंदर का सॉल्यूशन और सेल के बाहर का सॉल्यूशन। ओके, तो सेल के जो बाहर का सॉल्यूशन है अगर इसका सोलूट का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है और सेल के अंदर में जो है वो कम है तो फिर ये जो बाहर में जो सेल सॉरी सॉल्यूशन है ये कहलाएगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा तीसरा देखते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कंसंट्रेशन जो है मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर में सोल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तुलना में कम रहता है तो फिर सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपका एक सॉल्यूशन हो गया और इस सॉल्यूशन के अंदर में जो है एक ये सेल है, तो अगर बाहर में जो फ्लूइड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसका सोलूट का कंसंट्रेशन अगर लो रहता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द सेल का फ्लूइड, ठीक है, तो सेल के फ्लूइड का जो है आपका अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है और जो सॉल्यूशन है उसका अगर कम रहता है सोलूट का कंसंट्रेशन तो फिर ये जो सॉल्यूशन है ये आपका कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तीनों ही टाइप के सॉल्यूशन का मैंने डेफिनेशन आप सभी को बता दिया है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेल क्या होता है जब किसी सोलूट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि आपका जो है जैसे देखो सॉल्यूशन लोग बना सकते हैं, सॉल्ट या फिर शुगर को हम लोग पानी में घोल करके सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें अगर सेलों को रखते हैं तो फिर क्या होता है ये हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि एक मैमेलियन एरिथ्रोसाइट जिसमें कि आपका पोटेशियम, कैल्शियम आयन और इसके अलावा जो फॉस्फेट आयन होता है वो जो आपका हीमोग्लोबिन में डिजोल्व होता है। ठीक है, तो इस पर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर समझते हैं कि क्या होता है जब किसी सेल को सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है। तो जब ऐसे एरिथ्रोसाइट को हम लोग जो है 0.9% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में रखते हैं तो फिर सेल जो है ना तो सिकुड़ता है और ना ही आपका जो है स्वेल करता है, फैलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों जो फ्लूइड है ना उसमें सोल्यूट का जो है कंसंट्रेशन वो सेम रहता है, इस वजह से ओस्मोसिस यहाँ पर नेट ओस्मोसिस नहीं होता है। ठीक है, और इस केस में क्या होता है कि जो सेल का साइज है वो आपका जो है सेम बना रहता है। यहाँ पर नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जो है आपका सेल मेम्ब्रेन से होकर के नहीं होता है, जीरो रहता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब डायग्राम में मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा, पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, जब एरिथ्रोसाइट को हम लोग 0.9% ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से ऊपर के कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन रखते हैं तो फिर एरिथ्रोसाइट जो आपका सिकुड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में एक्सोओस्मोसिस होता है। और इस केस में क्या होता है कि सॉरी वाटर जो है आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के आपका जो है बाहर की तरफ में मूव करता है। इस वजह से आपका जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका श्रिंक कर रहा है यानी कि जो है आपका वो सिकुड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया दूसरा कंडीशन। अब देखते हैं हम लोग आगे। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म का जो श्रिंकेज है वो सेल से जो है आपका बाहर की तरफ में मतलब सेल वॉल जो है उससे बाहर की तरफ में जो है आपका होता है। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि वाटर जो है आपका ओस्मोसिस के जरिए लॉस होता है, बाहर निकलता है और इस वजह से क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो है आपका वो सिकुड़ जाता है और ये जो आपका सेल वॉल से दूर की तरफ में होता है और इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस क्योंकि यहाँ पर जो आपका साइटोप्लाज्म सिकुड़ रहा है। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। तो तीसरा कंडीशन है जब एरिथ्रोसाइट को हम लोग 0.9% कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से नीचे के कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन रखते हैं
तो फिर ये जो सेल होता है वो आपका स्वेल करता है, यानी कि जो आपका फूलता है, क्योंकि यहाँ पर इंडोस्मोसिस होता है, यानी कि जो आपका बाहर से अंदर की तरफ में आपका जो है वाटर मूव करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊपर का जो हमने डिस्कशन देखा था, तो इस डिस्कशन में हम लोग को यही पता लगा है कि अगर मीडियम मतलब सेल के बाहर का जो मीडियम है, अगर उसमें लेसर कंसंट्रेशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो साल्ट या शुगर का, तो फिर इसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर सेल के बाहर का जो मीडियम है, अगर उसका कंसंट्रेशन एग्जैक्टली सेम है वाटर का कंसंट्रेशन जो कि सेल के अंदर है उसके तुलना में, तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा कंडीशन हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, तो हमें निष्कर्ष निकला कि अगर किसी सेल के चारों तरफ का जो मीडियम है, सॉल्यूशन है, उसका अगर कंसंट्रेशन अगर हाइयर रहता है तो ठीक है, इसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि इस एग्जाम्पल से जो है हमने, इस डिस्कशन जो है से जो है हमने सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखा कि किसको हम लोग हाइपर, किसको हम लोग हाइपर और किसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इस प्रकार से जब सेल को जो है हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन रखते हैं तो वहां पर ओस्मोसिस नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। और जब हम लोग किसी सेल को जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल जो है वो आपका सिकुड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्जो ओस्मोसिस होता है। और जब सेल को जो है हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो इंडो ओस्मोसिस की वजह से क्या होता है कि वो सेल स्वेल करता है, यानी कि जब का वो फूलता है। अब चलिए हम लोग कुछ एक्टिविटी, एक्चुअली दो ठो एक्टिविटी करेंगे कि ओस्मोसिस की प्रक्रिया को समझने के लिए। तो सबसे पहला जो एक्टिविटी होगा वो आपका एग के ऊपर होगा, ठीक है, अंडा के साथ में हम लोग करेंगे। तो इसका प्रोसीजर क्या है, इसके प्रोसीजर में जो है पहला स्टेप आपका ये होगा कि हमें क्या करना है कि एक अंडा लेना है, और अंडा लेने के बाद से क्या करना है कि उसका जो बाहर का जो सेल होता है, ऊपर से जो आपका उजला उजला दिखाई देता है, उसको हम लोग को क्या करना है कि डाइल्यूट HCl एसिड के अंदर में डिजोल्व करके उसको हम लोग को रिमूव कर देना है उस सेल को। जब रिमूव कर देंगे, एक्चुअली ये जो आपका बाहर का जो सेल है ना वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो वो जब HCl एसिड में डुबाने के बाद से डिजोल्व करने के बाद से जब वो रिमूव हो जाता है तो उसके अंदर जो है एक पतला सा आउटर स्क्रीन दिखाई देगा, जिसमें कि अंडा जो आपका इंक्लूज रहेगा, बंद रहेगा। अब क्या करना है कि इसको पानी में डाल करके 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, प्योर पानी में, शुद्ध पानी में जो इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, और देखना है कि उसके बाद क्या होता है। तो एक केस ये हो गया। दूसरा केस इस एक्टिविटी में करना है आपको कि जिस प्रकार से ऊपर अंडे को जो है आपने HCl एसिड में धो करके उसमें डिजोल्व करके आपने जो उसको हटा दिया था और नीचे एक स्किन दिखाई दिया था जिसमें कि आपका अंडा जो है इंक्लोज था, तो वैसा ही एक और अंडा आपको लेना है। और लेने के बाद से इसको क्या करना है कि इसको जो है कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन के अंदर में 5 मिनट के लिए रख देना है, और फिर यहाँ पर भी देखना है कि क्या होता है। ठीक है, और जो देखते हो उसका आप लोगों को जो है लास्ट में रीजन देना है कि ऐसा आखिर क्यों होता है। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो रीजन आप आसानी से दे सकते हो। चलिए देखते हैं कि आपने क्या देखा होगा। पहला कंडीशन में आपने देखा होगा कि अंडा जो है आपका वो स्वेल करता है, क्योंकि आपका जो वाटर है वो ओस्मोसिस के जरिए जो है आपका वो मूव करता है, अंदर की तरफ मूव करता है, और इस वजह से अंडा जो है आपका वो फूल जाता है। ठीक है, क्योंकि प्लेन पानी था ना, इस वजह से। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कंडीशन में क्या होता है। दूसरा कंडीशन में जो है आपका, क्योंकि पहला कंडीशन में तो ये फूला हुआ था, दूसरा कंडीशन में जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन था, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो अंडा है वो आपका सिकुड़ेगा, क्योंकि पानी जो है वो आपका एग के अंदर का जो सोल्यूशन है वहां से बाहर निकलता है साल्ट के सॉल्यूशन में, चूंकि साल्ट का जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि को अंडा के अंदर का जो सॉल्यूशन है इसके अकॉर्डिंग ओस्मोसिस जब होता है तो फिर वो आपका सिकुड़ता है या फिर फैलता है, यानी कि अंडा में जो है आपने ओस्मोसिस प्रक्रिया को देखा। ठीक है, अब चलिए एक दूसरा एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी भी ओस्मोसिस पर ही है, ओस्मोसिस के प्रक्रिया को हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर अंडा के ऊपर नहीं बल्कि ड्राई रेजिन या फिर एप्रिकोट के ऊपर हम लोग इस एक्टिविटी को करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या है, इसका प्रोसीजर में पहला स्टेप आपका ये है कि आपको क्या करना है कि ड्राई रेजिन या फिर एप्रिकोट को प्लेन पानी में रखना है और कुछ समय के लिए छोड़ देना है। उसके बाद से उसको क्या करना है कि एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो कि शुगर या फिर साल्ट से मिलकर बना हुआ है पानी के ऊपर, यानी पानी और शुगर को मिला करके या फिर पानी या साल्ट को मिला करके जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना हुआ है उसके अंदर में से जो है आपको इस ड्राई रेजिन्स या फिर एप्रिकोट को डाल देना है। ठीक है,
यानी कि जो हमने प्लेन पानी में डाला हुआ था उसको हम लोग क्या करते हैं कि प्लेन पानी में से निकाल करके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर या फिर साल्ट में डाल देते हैं, और फिर जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसको हम लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखते हो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग यही देखते हो कि पहला कंडीशन में जो है आपका प्रत्येक जो रेजिन है वो वाटर को गेन करता है, और वाटर को गेन करने की वजह से क्या करता है कि वो स्वेल करता है, यानी कि जो है वो फूल जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जो है प्लेन वाटर में रखा गया है जो कि एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, और इस वजह से हाइपोटोनिक सोल्यूशन में से पानी निकल करके जो है वो रेजिन के अंदर में आया है, इस वजह से ये फूल गया है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब हम लोग कंसंट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन या फिर शुगर सोल्यूशन में रखा हुआ था, तो यहाँ पर वाटर जो है वो लॉस होता है, लूज करता है ये रेजिन या फिर एप्रिकोट, और इस वजह से क्या होता है कि ये श्रिंक कर जाता है। ठीक है, ये सिकुड़ जाता है। तो ये दो ठो जो है आपने एक्टिविटी देखा, और देखा कि ओस्मोसिस के जरिए किस प्रकार से जो सोल्यूशन है वो आपका श्रिंक करता है, या किस प्रकार से वो आपका जो है स्वेल करता है, और आइसोटोनिक सोल्यूशन में किस प्रकार से वो जो आपका अनचेंज रहता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया है। यानी कि एक तो आपका जो पेसिव ट्रांसपोर्ट का तरीका था वो था आपका ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस को मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो मैं अगले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।